चंपक वन में पीलू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम गोलू था। पीलू स्वभाव से बहुत ही कंजूस चिड़िया थी। गोलू पढ़ लिख के विदेश गया और वहाँ पर एक बड़े से सेठ कड़क के यहाँ काम करने लगा। गोलू एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। बेटे को घर आया देख पीलू बहुत खुश होती है। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देख दूं। माँ, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। माँ, वही मेरे बचपन की दोस्त लवली। अरे लवली, वो तो बहुत गरीब है। उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरे विदेश रहने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दहेज से ही तो वसूल होगा। माँ, हमें दहेज क्यों चाहिए? हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन बेटा, तेरी शादी में खर्च तो बहुत होगा ना। माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो शादी लवली से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद गोलू और लवली की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन पीलू लवली को बुलाकर कहती है, बहू, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। अब हम घर का काम मिल बांट के करेंगे। बेकार में नौकरों को पैसा देने की क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, चल जाके पहले एक कप चाय बना के दे। लवली रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन देखती है कि गैस खत्म हो गई है। लवली अपनी सास के पास जाके कहती है, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? रहने दे बहू, वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना चाय। लेकिन माँ जी, गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर। शादी की बहुत सारी पूड़ियाँ और सब्जी बच गई है, मैंने उसे फ्रिज में रख दी हूँ, हम वही खाएंगे। हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर लवली हक्का बक्का रह जाती है। लवली अपने पति के पास जाती है, गोलू, तुम्हारी माँ कितनी ज्यादा कंजूस है, भगवान ही बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस औरत नहीं देखी। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ फ्रिज में रख दी हैं और उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए कह रही हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगर गैस खत्म हो गई है तो मैं नया सिलेंडर ले आता हूँ। बासी खाना खाने की क्या जरूरत है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारी उम्र तो देखो। अरे बेटा, शादी में इतना पैसा खर्च हुआ है, गैस सिलेंडर लाके और पैसा क्यों खर्च करना? जब घर में खाना है तो घर का खाना खाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? पर माँ, वो बासी खाना है। अरे, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ तुम लोगों से। तुम्हारा मन है तो तुम लोग बाहर खाना खा लो, लेकिन याद रखना उसमें भी बहुत पैसे खर्च होंगे। ऐसे अनाज फेंकने से क्या फायदा? मैं तो बस बहू को समझा रही थी। अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है तो तुम लोग के जो मन में आए करो। पीलू की जिद के आगे बेटे और बहू को झुकना पड़ता है और वे लोग बासी खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर लवली की तबीयत खराब हो ही जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने ही वाला होता है। अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। गोलू फिर से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो डॉक्टर को बुला के ही रहूंगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाई है, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को घर लेके आता है। बुलबुल डॉक्टर लवली का चेकअप करता है और कहता है, गोलू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। गोलू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बन आएगी। अगर समय रहते डॉक्टर साहब नहीं आते तो क्या होता, जरा सोचो। ये सुनकर पीलू शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी कंजूसी के कारण तेरी जान पे बनाई। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, लेकिन वादा कीजिए कि अब से जो जरूरी होगा उस पे खर्च जरूर करेंगी, अब कंजूसी नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर पीलू खुश हो जाती है और अपनी बहू को गले लगाती है। अपने बच्चे और बहू के साथ सही व्यवहार करती है, कंजूसी छोड़ देती है। गोलू अपनी माँ और पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। अब वो खुशी खुशी रहते हैं। पीकू नाम का एक बंदर अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। पीकू बहुत ही अच्छा बंदर था, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी थी, पर इन सब के बावजूद उसके अंदर एक कमी थी, वो थी भूलने की बीमारी।
पीकू बंदर छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। एक दिन जब उसकी माँ चंपा लोमड़ी ने उसे बाजार से कुछ फल लाने को बोला तो वो उसके बदले झाड़ू और पोछा खरीद लाया। उसकी इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे पीकू की माँ, तू अपने बेटे की बुद्धि तेज करने के लिए उसे बादाम का हलवा खिलाया कर, उससे उसकी याददाश्त तेज होगी। जो ऐसी चीजें भूल जाता है ना वो ऐसा नहीं करेगा, फिर खिलाया कर उसको। सच में बादाम के हलवे से उसकी याददाश्त तेज होगी? ऐसा है तो मैं अभी कुछ बादाम लेकर आती हूँ और अपने रोज बेटे को खिलाया करूंगी मैं हलवा बनाकर। चंपा अपने बेटे की याददाश्त तेज करने के लिए उसे हर रोज बादाम का हलवा बनाकर देती है, लेकिन इसके बावजूद पीकू के भूलने की बीमारी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, चीजें रखकर भूल जाता है, किसने क्या बोला है वो भी भूल जाता है। पीकू के स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी इसका मजाक बनाया करते थे। ओ देखो बुलक्कड़ नंबर 1 जा रहा है। वैसे पीकू अपने रास्ता तो घर का याद है ना तुझे? कहीं वो तो नहीं भूल गया? अगर भूल गया तो बता देना, मैं ले चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे। सब समझता हूँ मैं, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पीकू को अक्सर ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाया करता था, पर वो ये भी जानता था कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही तो है। एक दिन पीकू क्लासरूम में अकेला बैठा अपना कोई लेसन याद कर रहा था कि तभी चीकू लोमड़ी, कालू भालू और पिंकू सियार क्लासरूम में आते हैं और पीकू को देख एक दूसरे से कहते हैं, वो देखो वो पीकू अकेले बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, चलो उसको परेशान करते हैं। हाँ बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज इसका मजा लिया जाए, ऐसे भी बहुत बोर हो गया हूँ मैं। तीनों पीकू के पास जाते हैं और कालू जब पीकू को अपनी बातों में लगा लेता है तो चीकू उसका बैग उठाकर कहीं छुपा देता है और जब अगला पीरियड लगता है तो कॉपी और बुक ना होने पर पीकू को बहुत डांट पड़ती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो पीकू को उसका बैग लौटाते हैं। पीकू बहुत गुस्सा हो जाता है और बदला लेने के लिए ठानता है। अगले दिन वो भी चीकू का बैग उठाकर उसे कहीं छुपा आता है और चीकू को भी डांट पड़ती है। ये देख पीकू को बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। चीकू कैसा लगा आज टीचर की डांट खाकर? कल तूने मुझे डांट खिलाई थी ना, आज देख हिसाब बराबर। तो तूने मेरा बैग चुराया था और क्या? कल तुमने मेरे साथ जो किया वो आज मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है पीकू, सॉरी यार, पर अब मेरा बैग मुझे वापस कर देना। मम्मी पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी मुझे, दे देना। ठीक है अभी लाता हूँ। पीकू बैग ढूंढने जाता है पर उसे अभी याद ही नहीं आ रहा था कि उसने बैग कहाँ रखा, इसलिए वो उदास होकर चीकू के पास आता है। चीकू भाई मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं है मैंने तेरा बैग कहाँ रखा था। चीकू को बहुत गुस्सा आता है और वो पीकू को प्रिंसिपल के पास लेकर जाता है, जहाँ प्रिंसिपल दोनों को डांट लगाते हैं। गलती तुम दोनों ने की है तो सजा भी भुगतोगे। अब दोनों ही मिलकर एक नया बैग खरीदोगे और सारी बुक्स एंड नोटबुक्स, काम भी दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी पूरा करोगे। समझ में आई बात? इस तरह चीकू की शैतानी और पीकू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण दोनों को अब दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। किताबों का काम तो पड़ता ही है, साथ में नोटबुक्स में आज तक जितना भी होमवर्क या क्लास बुक हुआ था वो सब उनको दोबारा से करना पड़ता है। दोनों बस अब अपने किए पर पछता रहे थे। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही
एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू। तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है। अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है। इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। बहुत समय पहले की बात है। एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे, पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू, तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना। तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है। मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था। वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी। वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने। तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी, खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी। हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहाँ से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा, मैं कल से सारा काम टाइम पे करूँगा, अब देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा।
उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी तुमने सब पढ़ लिया क्या जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना बारिश होती ही बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। एक समय की बात है, एक शहर में चंपक नाम का एक शेर पापा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रिंकू और पिंकी था। चंपक के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो आदत थी आलस की। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और देर तक सोता रहता था। पापा, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत देरी हो जाती है और टीचर से भी हमें बहुत डांट पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठा करो ताकि आप हमें समय से स्कूल छोड़ सको। अरे बच्चों, मैं सुबह, यही तो दिक्कत है, मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर नींद खुलती ही नहीं। हम भी तो जाग जाते हैं, आपकी नींद बस पूरी नहीं होती। बच्चों, मैं एक ऑटो तुम्हारे आने जाने के लिए लगा दूंगा जो तुम्हें समय से स्कूल ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। तभी चंपक पापा के पापा यानी कि दादाजी आते हैं। बच्चों के लिए ऑटो लगा देगा लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। अरे पापा, आप फिर शुरू मत हो जाना। ऐसा कहकर चंपक पापा काम के लिए निकल जाते हैं, पर वो ऑफिस देर से पहुंचते हैं। पर उन पर तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो हमेशा ही लेट आते थे और बॉस की डांट सुनते थे। बॉस, चंपक टाइम देखो, आज तुम पूरे 2 घंटे लेट हो, तुम्हारी वजह से क्लाइंट भी चला गया। सॉरी सर, पर मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है। मुझे ही बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है और स्कूल छोड़कर आना पड़ता है, बस इसी में लेट हो जाता हूँ। बॉस को चंपक पापा की बातें सुनकर तरस आ जाता है और वो उसे आगे कुछ नहीं कहते। लेकिन पापा अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आते और हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुँचते हैं और हर दिन एक नया बहाना बनाते हैं। एक दिन तो बॉस को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंपक से कहा, आज से तुम 1 घंटे बाद घर जाओगे, सबके जाने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुककर ऑफिस में काम करना है, समझे? ठीक है सर। चंपक को 1 घंटे और रुककर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश था। तभी चंपक के पास उनके एक कलीग आए जिनका नाम चुन्नू बंदर था। अरे चंपक भाई, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है, आप ध्यान से काम करना क्योंकि रात को यहाँ भूत आते हैं। एक बार मैं ऑफिस में रुका था, तब एक भूत ने मुझे पकड़ लिया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, पर उसके बाद से आज का दिन है, मैं कभी ऑफिस में रात को नहीं रुका। ऐसा कहकर चुन्नू बंदर वहाँ से चला जाता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, असल में कोई भूत नहीं होता। मैं तो 1 घंटा सो जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा, काम कौन करने आया है यहाँ। 5 बज जाते हैं और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। चंपक अपने कैबिन में ही बैठा रहता है और सबके जाने के बाद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे से उसके कैबिन के अंदर एक फाइल चलती हुई आ रही है। उसे देख वो डर जाता है। अरे ये फाइल अपने आप कैसे चल रही है? कहीं वो चुन्नू बंदर सही तो नहीं कह रहा था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भूत महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से यहाँ कभी नहीं रुकूंगा, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फाइल अभी भी चले जा रही थी। चंपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑफिस से
से निकलकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। गार्ड उसे देखता है तो चंपक उससे कहता है, भाग जाओ, ऑफिस के अंदर भूत है। कौन सा भूत? मैं भी तो देखूं जरा। गार्ड ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि फाइल अपने आप चले जा रही थी। गार्ड फाइल को उठाकर देखता है तो पाता है कि फाइल के नीचे तो एक छोटा चूहा था जो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से चंपक सुधर जाता है और आलस छोड़कर ऑफिस समय पर जाता है। एक शहर में आरती नाम की एक हिरन रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टिनी था। टिनी बहुत ही मासूम खरगोश थी। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वो जब घर आई, मम्मी मैं कभी भी स्कूल में मॉनिटर नहीं बनी हूँ। पता है मेरा बहुत मन करता है मैं भी मॉनिटर बनूं एक बार, लेकिन मेरे टीचर मुझे मॉनिटर बनाते ही नहीं है। बेटी तू उदास क्यों होती है? देखना एक दिन तू भी मॉनिटर जरूर बनेगी। बस तू अच्छे से पढ़ाई कर और खुद डिसिप्लिन में रह। फिर देखना कैसे तेरी क्लास टीचर तुझे खुद ही क्लास का मॉनिटर बना देगी। काश मम्मी ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद क्लास के मॉनिटर मोनू लोमड़ की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह स्कूल में नहीं आ पाता और पायल टीचर बहुत सोचने के बाद क्लास के लिए एक मॉनिटर को चूज करती है, जिसमें से एक वह टिनी को चुनती है। बच्चों, क्लास में कोई मॉनिटर ना होने की वजह से मैंने क्लास मॉनिटर के लिए इस बार टिनी को चुना है और आज से क्लास टीचर मॉनिटर टिनी ही होगी। सब इसकी बात मानेंगे। टिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे पता नहीं था कि एक क्लास मॉनिटर का क्या क्या काम होता है और वो क्या करते हैं। मैम, मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि क्लास मॉनिटर क्या करते हैं। अरे टिनी, इतना मत घबराओ, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि क्या काम करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्ची, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है मैम। टिनी को मॉनिटर बने 2 दिन हो गए थे, मगर उसे अभी तक पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी एक दिन टिनी की टीचर पायल मैम टिनी से कहती हैं, सुनो टिनी, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कि कोई बच्चा शोर न मचाए और शैतानी ना करे। ठीक है मैम। पायल मैडम चली जाती हैं। इनके जाते ही बच्चे यहाँ से वहाँ शोर शराबा करने लगते हैं और उनका शोर क्लास के बाहर तक जाने लगता है। टिनी के मना करने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में टीचर आ जाती हैं और ये सब देख टिनी से कहती हैं, ये सब क्या है टिनी? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? और इन बच्चों को तुम चुप क्यों नहीं करवा रही? मैडम, मैंने तो इन्हें बहुत समझाया मगर ये मेरी एक भी नहीं सुन रहे। अच्छा ऐसी बात है तो बेटा, अब से जब मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो तुम शैतानी करने वाले बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, फिर मैं आकर उन्हें पनिशमेंट दूंगी। जी ठीक है मैम। और ये लो टिनी, ये अटेंडेंस रजिस्टर है, इसे तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करके आओ। जाओ। ठीक है मैम। अगले दिन फिर से मैडम को काम होता है। वे क्लास से बाहर जाती है तो टिनी मस्ती शोर करने वाले बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। मैडम जब आती हैं तो ब्लैक बोर्ड पर नाम देखकर कहती हैं, ये जिसके नाम लिखे हुए हैं वह हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, चलो। तभी टिंकू शेर, चुन्नू भालू और ओमी लोमड़ा खड़े हो जाते हैं और टिनी से भी गुस्सा हो जाते हैं। तुमने हमारा मैडम को नाम दिया था ना, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से, और ना हम आज से तुम्हारे दोस्त, हमारी कट्टी। टूनी दुखी हो जाती है और अपने घर जाती है। रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, इतनी सी बात से तो दुखी है, तुम तो चाहती थी ना कि तुम मॉनिटर बनो। अब जब मॉनिटर बनी हो तो बाबू, ये सब समस्याएं तो सामने आएंगी ना, लेकिन ऐसे रोने से ठीक नहीं होगा। तुम्हें खुद ही ने सब कुछ ठीक करना होगा। बस थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा मेरी बच्ची। मैं समझ गई माँ, मुझे क्या करना है। अगले दिन वह स्कूल जाती है और हमेशा की तरह मैडम को काम होता है। वो बाहर चली जाती हैं। टिनी सभी पर नजर रखती है। सभी शांत बैठे थे। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा नाम मैडम को नहीं देना चाहिए था, मगर एक मैं मॉनिटर हूँ ना, इसलिए मेरी ये ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम शोर मचाए बिना आराम से बात करोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। ये तो बहुत अच्छा है टिनी, अब से हम शोर नहीं मचाएंगे, अब से हम सभी दोस्त बनकर रहेंगे टिनी। इस तरह से टिनी सभी से दोस्ती भी कर लेती है और मॉनिटर होने की ड्यूटी भी पूरी करती है।
बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। बेलो, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे हैं कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ, हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी
में। अरे पिंकी क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है, इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं इस सूरज की वजह से। बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना तेज सूरज निकला हुआ है। ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम भी ना तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए, नाचो खुशी से, बारिश आ गई। अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो, मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है। तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा, ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे? तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है।